हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो कक्षा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, द अर्ली स्टेट एंड द इकोनॉमिक्स। दैट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, क्लास 12 CBSE NCERT history here. Know that next question arrive here. That's important. What does the Ashok inscription tell about the Mauryas? You know that's important. Ashok inscription tell about the Mauryans. Describe the limitation of the inscriptional evidence here. Describe the limitation of the inscription evidence here. You know that Ashok was the first ruler who is inscribed his message on the stone surface. That's important. Ashok was the first ruler. There is the message on the stone surface, a natural rock and the polished pillar. Natural rock and the polished pillar is the source of message here. The major rock indicate to explain to the Mauryans administration, especially about the Ashok. The major rock indicate to explain to the Mauryan administration, especially about the Ashok, and some of the important inscriptions are discussed below here. You know that's important. The name of Ashok was not mentioned in the inscription. The name of the Ashok was not mentioned in any inscription, because instead there is a title why of the Devanampiya. Devanampiya is a beloved of the god, and Piyadasi means patient to be behold were mentioned. That's important. The name of the Soka was not mentioned in any inscription here, but Devanampiya, beloved of the god, and Piyadasi present to be behold the mention on the inscription here. That's an important point here. Ashoka is a condemned their desire for the fame of glory, and stresses on the popularity of Dhamma. You know that's important. Ashoka is a condemned their desire for the fame and glory here. He has stressed on the popularity of Dhamma. Dhamma is included a respect to award to the elder, a generosity of to award to the Brahmins and those who the renounces is worldly life, and treating to the slave and the servant
kindly and respect for religions and traditional other than one as often. You know that Dhamma is a teaching that is the most important here. There is the respect to about to the elder, generosity to about the Brahmins, and he renounces the worldly life and treating the slave and servant kindly and respect for religions and traditional other one for all them. That's important. Here Dhamma here. The next here limitation of inscriptional evidence here. You know that that's important. Limitation of inscriptional evidence here. First of all, a technical limitation. Sometimes letters are very faintly is engraved and thus the doubt arise from the inscription may be damaged or letter missing here. The technical limitation in this here, that is the damage and letter missing here. And second here, damage or missing letter. Sometimes important letter are damaged or missing in the inscription. It's a make the work of the epigraphist a more difficulty here. The next here, lack of clarity. It is not a way easy to be sure about the exact meaning of the word used to the inscription, and some of which may be specific to a particular place or time. So scholars are constantly debating on the alternative way to the read the inscription. You know the lack of clarity here. The any word is not understanding here, but scholar is content a debating alternative way to read inscriptions here. And undisciplined to inscription here. Undisciplined of inscription. Thousands of inscription has been to discover, but not all has been to be despaired, published and translated here. This is not a published and translated here. Many inscriptions were destroyed, and what we have today as a probably is a fraction of it. That's important. And the next here, non-relevance of inscription here. Inscription were composed in the palaces of king and patrons is generally here. Not everything that economically and politically important was recorded in the inscription. Example, routine agriculture practice, the joys and sorrow of the common man were not mentioned in the inscription. Thus, it is difficult for the epigraphist to give the complete picture of society by relying on the inscription only. You know that is a non-relevance of inscription. That's important point for the exam view here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, जो कि क्लास 12वीं NCERT CBSE की आधारित है। इतिहास यानी 12वीं कक्षा का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा क्वेश्चन अगला जो आया है और भी महत्वपूर्ण है कि अशोक के शिलालेख मौर्य के बारे में क्या बताते हैं। अशोक के शिलालेख से हमें मौर्य के बारे में क्या पता चलता है। और अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन करें कि जो अभिलेख है उनकी साक्ष्य का क्या सीमाएं हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम व्यू से। यदि हम बात करें अशोक के शिलालेखों के मौर्य के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो मैं आपको बता दूं कि अशोक पहला शासक था जिसने अपने संदेश को पत्थरों की सतह पर यानी प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर खुदवाया था। यानी अशोक प्रथम था जिसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है पत्थरों पर खुदवाई थी और उस पॉलिश चीज़ों पर खुदवाई थी, क्योंकि सारी की सारी बातें जो थी महात्मा बुद्ध के ज्ञानों का प्रदर्शन था। प्रमुख शिलालेख मौर्य शासन प्रशासन विशेषकर अशोक के बारे में ही बताती है। यानी जितना भी शिलालेख हमें मिला है सारे के सारे मौर्य प्रशासन विशेषकर अशोक के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड्स करता है। और कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि आखिर उसकी क्या महत्व है। अगर हम पहले शिलालेख की बात करें तो शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलती है। यानी शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख हमें किसी भी शिलालेख में नहीं मिलती है कि एक्चुअली में कोई अशोक रहा हो। लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो इसके बजाय हमें देवानामपिया
ये शब्द हमें वहाँ पर मिला है। देवा नाम पिया यानी भगवान का प्रिय, और दूसरा नाम जो हमें मिला था प्रियदासी यानी देखने में सुखद। शीर्षक का उल्लेख जरूर मिला है। यानी यहाँ पर साफ हो जाता है कि कहीं भी शिलालेख पे हमें अशोक का नाम का जो है जिक्र भी नहीं मिला है। उसके जगह पर हमें देवाना पिया और प्रियदर्शी शब्द जो है जरूर मिले हैं। अशोक की प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा की निंदा भी की है। यानी देखा जाए तो हमें जो शिलालेखों से पता चला है उसमें अशोक के प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा की निंदा भी की गई है। उन्होंने धम्मा की लोकप्रियता पर जोर दिया, ये बात भी हमें सारे शिलालेखों से हमें प्राप्त होती है। धम्मा में बड़े के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सामाजिक जीवन त्यागने वाले के प्रति उदारता और दासों और नौकरों के साथ दयालु व्यवहार करना और अपने धर्म के अलावा अन्य धर्मों को परंपरा का सम्मान करना भी शामिल था। यानी देखा जाए तो धम्मा काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और संसारिक जीवन त्यागने वाले के प्रति उदारता की भावना रखना था और दासों और नौकरों के साथ दयालु व्यवहार करना था। इवन अपने धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों को जो है सम्मान देना भी धम्मा की बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये सारे शिलालेखों में ही लिखी गई थी। लेकिन अब बात आती है लिमिटेशन की, यानी इनकी सीमाओं की। चलिए देखते हैं इनकी सीमाएं क्या है। यदि सर्वप्रथम हम बात करें शिलालेख साक्ष्य की सीमाओं की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि शिलालेखी साक्ष्य की क्या सीमाएं थी। सबसे प्रथम आता है तकनीकी सीमाओं की। तो तकनीकी सीमाएं क्या थी? कभी कभी अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उकेरा जाता है और इस प्रकार संदेह उत्पन्न होती है कि शिलालेख क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं या अक्षर गायब भी हो सकती हैं। जिसमें कोई दो राय नहीं है, तकनीकी सीमाएं हैं कि जो शिलालेख हमें मिली है वो क्षतिग्रस्त भी है। तो सारी बातों का सही आकलन करना संभव नहीं रह जाता है। इवन देखा जाए तो क्षतिग्रस्त या गुम पत्र कहते हैं कभी कभी शिलालेखों में महत्वपूर्ण अक्षर क्षतिग्रस्त या गायब भी हो जाते हैं और यह अभी शास्त्रों के लिए कार्य और अधिक कठिन बना देता है, क्योंकि जो बातें हमें चाहिए वो शिलालेखों से उड़ जाती है, तो अधूरी बातें रहती है और अधूरी बातों से हम सारी बातों का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि तिरपान संघ खुद ही ये बात बोलता है कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। वहाँ पर बहुत शिलालेख हैं जिसमें से आधे से अधिक शब्द जो हैं उड़ गए हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जिसे सारे शब्दों को मिलाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है और ये अभी शास्त्रियों के लिए बहुत बड़ा कठिन का कार्य है और ये बहुत ही असंभव कार्य भी नज़र यहाँ पर आता है। उसके बाद देखा जाए तो स्पष्टता की कमी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पष्टता की कमी कहते हैं शिलालेखों में प्रयुक्त शब्दों के सटीक अर्थ के बारे में निश्चित होना हमेशा आसान नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिलालेखों में प्रयुक्त शब्दों को सटीक अर्थ के बारे में निश्चित होना हमेशा ही आसान नहीं रहता है, जिनमें से कुछ किसी विशेष स्थान या समय के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। इसलिए विद्वान शिलालेखों को पढ़ने के वैकल्पिक तरीकों पर लगातार बहस चलती रहती है। जैसे कि शिलालेखों में अशोक का नाम का जिक्र कहीं नहीं है और बहुत से ऐसे शिलालेखों में शब्द हैं जो टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए जो है देखा जाए तो शिलालेखों को पढ़ने वालों के बीच हमेशा ही डिबेटिंग होती रहती है और बहस का कारण भी यही बनता है। देखा जाए तो अस्पष्ट शिलालेख, हजारों शिलालेख खोजे गए हैं लेकिन सभी को पढ़ा या प्रकाशित या अनुवादित नहीं किया जा सकता है। कई शिलालेख तो नष्ट भी कर दिए गए हैं और आज हमारे पास जो कुछ है वो शायद इसका एक अंश ही है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि हजारों शिलालेख खोजे गए हैं लेकिन अभी सभी को पढ़ा या प्रकाशित या अनुवादित नहीं किया जा सका है। कई शिलालेख नष्ट कर दिए गए हैं तो आज हमारे पास जो कुछ है वो शायद इसका एक अंश मात्र ही मौजूद है। उसके पश्चात आता है शिलालेखों की गैर प्रासंगिकता। काफ़ी महत्वपूर्ण है शिलालेखों की गैर प्रासंगिकता। कहते हैं शिलालेखों की रचना सामान्यतः देखा जाए तो राजाओं और संरक्षणों के प्रशासन में की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिलालेखों की रचना
सामान्यतः राजाओं और संरक्षणों की प्रशंसा में की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी इतिहास लिखी गई है, चाहे राजा अच्छा हो या बुरा, उसके विषय में हमेशा अच्छी ही बातें लिखी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजाओं और संरक्षणों की प्रशंसा में की जाती है, और वह सब कुछ जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है शिलालेखों में दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये बात भी सत्य है कि जो सच्चाई होती है, जो ज़रूरी बातें होती है, उन सभी बातों को शिलालेख में दर्ज नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित कृषि अभ्यास, आम आदमियों के सुख और दुख का शिलालेखों में उल्लेख नहीं किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सारे कृषि अभ्यास हो, आम आदमियों के सुख दुख हो, शिलालेखों में उल्लेख नहीं किया जाता है। और इस प्रकार अभी शिलाशास्त्रियों के लिए केवल शिलालेखों पर निर्भर रहकर किसी समाज को पूरी तरह से तस्वीर देना कठिन हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी शिलाशास्त्रियों के लिए केवल शिलालेखों पर निर्भर रहकर किसी भी समाज की पूरी तरह से तस्वीर देना एक बहुत ही दुष्कर्म कार्य यहाँ पर नज़र आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्ज़ाम व्यू से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए जिन्होंने इतिहास ले रखा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और आप दिल से तिरपान सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करने की इच्छा रखिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि शेयर ही केयर है। और ये वीडियो कई बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है जब आप एक प्रयत्न करोगे, यानी इसको शेयर करोगे। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। लगाने के बाद ये आपका जो है व्हाट्सएप स्टेटस बन जाएगा। जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे। जिनको समझ में आएगा वो तिरपान सेंटर के साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा लीव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ बात आती है कि आपने अपना कार्य किया, तिरपान सेंटर ने अपना कार्य किया, हम दोनों अग्रसर हैं, इससे बड़ा बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो प्राप्त होगा, तो जनरल सी बात है दोस्तों, जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर सारे वीडियो आपको उपलब्ध रहते हैं। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।